हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की जो किताब है रेनबो पार्ट 2, उसके चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका अ पिंच ऑफ स्नफ की जो चैप्टर है उसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 15, यानी कि 15 क्वेश्चन है जिसे आपको याद करना होता है। इसमें से आज इस वीडियो के अंदर हम टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको डील करेंगे वो है 7, यानी कि 7 क्वेश्चन को डील करेंगे। सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो है द न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, यानी कि एक न्यूज़ का मतलब क्या होता है, खबर। तो एक न्यूज़ दैट मेड द मदर हैप्पी, यानी कि एक न्यूज़ था जो माँ को क्या कर दिया, हैप्पी कर दिया, यानी कि खुश कर दिया। एंड डिस्टर्ब हर सन, लेकिन उसका जो बेटा था यानी कि जो अंडर सेक्रेटरी था, जो नरेटर है, उसको जो है डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि उसे परेशान कर दिया। यानी एक ही न्यूज़ है, वो न्यूज़ क्या है कि नानू काका आ रहे हैं। तो ये न्यूज़ से उसकी माँ जो थी, जो लेखक है उसकी माँ खुश थी, लेकिन जो लेखक थे वो क्या थे, वो डिस्टर्ब थे, यानी परेशान हो गए। ठीक है। वाई वेयर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट, यानी उनकी जो रिस्पॉन्स है, उनका जो प्रतिक्रिया है वो इतना अलग क्यों था। यानी कि जिस खबर ने माँ को खुश किया उसके बेटे को परेशान किया, उसकी प्रक्रिया यानी उन दोनों की माँ बेटे की जो प्रतिक्रिया है इतनी अलग क्यों थी। ये पहला क्वेश्चन है आपका। इसका जो आंसर है वो ये है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अ पर्सन। ये जो है एक व्यक्ति की प्राकृतिक के कारण होता है, यानी कि एक आदमी का जो स्वभाव होता है उसके कारण ऐसा हुआ। बाय नेचर द सन वाज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, यानी कि प्राकृतिक से, स्वभाव से जो पुत्र था वो क्या था, सरल और सीधा व्यक्ति था। मतलब कि उसे जो सरल और सीधा व्यक्ति, लट्टी पट्टी वाला जो होता है उस तरह का व्यक्ति उसे पसंद नहीं था। इसकी वजह से नानू काका की आगमन की खबर सुनते ही उसका जो बेटा था यानी जो लेखक था वो क्या हो गया, वो जो है बेचैन हो गया। बट हिज मदर लाइक वियर्ड का मतलब क्या होता है, वियर्ड का मतलब होता है विचित्र। वियर्ड का मतलब क्या होता है, विचित्र, उटपटांग सा, यानी बहुत ही समझ ना कि क्या कह सकते हैं उसको, कि वो व्यक्ति जो बहुत ही उलझा हुआ व्यक्ति होता है उसको कहते हैं वियर्ड पर्सन। ठीक है। तो बट हिज मदर लाइक वियर्ड टाइप पर्सनैलिटी, लेकिन उसकी जो माँ थी वो उसे जो क्या था, वो विचित्र व्यक्ति पसंद था। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Do you have a similar experience? Has your response to the news of the arrival of any guest ever been different from that of other member of the family? अब देखिए, इसको समझिए क्या है। क्या आपके साथ भी ऐसी घटना होती है? क्या आपके परिवार के अन्य सदस्य की तुलना में किसी भी अतिथि के आगमन की खबर के बारे में आपकी प्रक्रिया अलग होती है? यानी कि मान लीजिए कि आपके घर में एक अतिथि आ रहे हैं और वो अतिथि जो है आने की खबर जब मिलती है घर में, तो हो सकता है कि आप खुश हो जाएं, लेकिन आपके परिवार वाले क्या है, वो दुखी हो जाए, या फिर ऐसा हो कि आप दुखी हो जाए, आपके परिवार वाले खुश हो जाए। इस तरह की कभी ऐसी घटना घटी है आपके परिवार के अंदर? तो इसका जो आंसर है वो क्या है, देखिए, यस आई डू हैव का मतलब होता है हाँ, अवश्य ऐसा हुआ है, और अवश्य ही हर इंसान के साथ ऐसा होता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं इस आंसर को समझाने से पहले। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही सिंपल आदमी हैं, आपको ज़्यादा बातूनी जो व्यक्ति होता है, वो बात करने वाला व्यक्ति, वो पसंद नहीं है। लेकिन एक मेहमान है जो कि आ रहा है आपके घर पे और वो बहुत ही अधिक बात करता है, बहुत ज़्यादा जो है बकैती करता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आएगा तो आप खुश होंगे या फिर आप गमगीन होंगे? आप जरूर है कि गमगीन हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके घर के दूसरे मेंबर, जैसे आपके पिताजी या आपकी मम्मी, उसे पसंद करती हो, क्योंकि उसे जो बात करने वाला व्यक्ति जो अधिक, और स्पेशली जो औरत होती है वो ज़्यादातर जो बात करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पसंद करती है। तो इस तरह का हो सकता है। तो इसका जो आंसर आप लिखिएगा एग्ज़ाम के अंदर वो क्या होगा, यस आई डू हैव, यस हाँ, हमें ऐसा अवश्य होता है। स्पेशली देन, और खास करके, स्पेशली का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से या खास करके, देन तब, व्हेन जब, द पर्सनालिटी, फीलिंग और बिहेवियर, यानी कि किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। ठीक है। फीलिंग का मतलब क्या होता है, भावना, और जो बिहेवियर का मतलब क्या होता है, व्यवहार। तो किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, या जो उसकी जो भावना है या उसका जो व्यवहार है,
ऑफ अ गेस्ट, किसी गेस्ट का जो व्यवहार, भावना या जो व्यक्तित्व है, डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनालिटी, फीलिंग और बिहेवियर ऑफ माइंड। अगर हमारी पर्सनालिटी, हमारी जो व्यक्तित्व या हमारी जो फीलिंग यानी कि भावना या हमारी जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है उससे अलग होता है, यानी कि वो उसकी जो फीलिंग, उसकी जो बिहेवियर, उसकी जो भावना है वो अलग हो हमारी भावना से, तो ऐसा होता है कि हम या तो उससे खुश होते हैं या फिर जो है क्या होता है, हम उससे गमगीन हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके आपको पूरी किताब मिल जाती है। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप जरूर मंगवाएं रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2, जो हमारी कोचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से सर्कुलेट होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं। इससे पहले भी एक एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको 3 चैप्टर का 10वीं 11वीं 12वीं तीनों चैप्टर का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा वीडियो PDF फाइल आपको मिल जाता है। पहले आप पढ़ लीजिए, अगर लगता है कि ये किताब आपके लिए बेहतर है तो आप इस नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ 3rd क्लास टिकट। हैड टू ट्रैवल का मतलब हुआ मजबूरी में, हैड टू करना पड़ा, तो हैड टू ट्रैवल हमें सफ़र करना पड़ा, यात्रा करना पड़ा सेकेंड क्लास का मतलब हो गया रिजर्वेशन जो होता है उसको कहते हैं। ऑन अ 3rd क्लास टिकट यानी कि चालू टिकट था, चालू का टिकट बनवाया था और कहाँ सफ़र कर रहे थे, सेकेंड क्लास के अंदर सफ़र कर रहे थे। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण भाव से, बड़ी जो है भाईचारगी के साथ, बड़ी प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ जो निपट जाता है तो वो क्या होता है, क्वाइट एमिकेबल, मतलब कि मैत्रीपूर्ण भाव से। तो ये सारा जो टिकट जब पकड़ा टीटी ने नानू काका को कि वो 3rd क्लास टिकट लेकर सेकेंड क्लास की बोगी में सफ़र कर रहे थे, जब टीटी ने नानू काका को पकड़ लिया तो ये जो मामला था वो बड़ी जो है अरेंज हो गया, अरेंज होना, निपटारा होना, निपट गया। एमिकेबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही मैत्रीपूर्ण भाव से, बहुत ही प्यार मोहब्बत से अरेंज हो गया। व्हाट अरेंजमेंट नानू काका इज़ रेफरिंग टू, यानी कि वो कौन सा अरेंजमेंट था, क्या चीज़ था जिसको नानू काका यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं, वो अरेंजमेंट क्या था। हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल, किस तरह से ये जो अरेंजमेंट हो सकता है वो एमिकेबल यानी कि मैत्रीपूर्ण हो सकता है। यानी कि 3य श्रेणी के टिकट पर 2य श्रेणी में यात्रा करना पड़ा, जो लिखा गया, लेकिन सब कुछ मैत्रीपूर्ण भाव से निपट गया। ये जो लाइन है आपकी किताब के अंदर, किस निपटारे की बात जो है नानू काका कर रहे हैं, यहाँ पे जो इस लाइन में जो निपटारे की बात हो रही है वो किस निपटारे की बात हो रही है, कैसे इस प्रकार का जो निपटारा है वो मैत्रीपूर्ण हो सकता है। तो इसका जो आंसर है देखिए, परहैप्स नानू काका रेफरिंग ब्राइब, यानी कि जो अरेंजमेंट की जो बात हो रही है वो असल में नानू काका शायद परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद, तो नानू काका शायद जो है क्या कर रहे हैं, वो ब्राइब यानी कि जो घूस होता है, जैसे मान लिया आपको पकड़ लिया टीटी, 3rd क्लास से सेकेंड क्लास में सफ़र कर रहे हैं, पकड़ लिया, तो आपको जो फाइन होता है या कुछ पैसा देकर जो छूट जाते हैं तो उसे जो घूस कहते हैं, तो ये घूस की बात यहाँ पे हो रही है। एज एन अरेंजमेंट, यहाँ पे जो अरेंजमेंट के रूप में जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, घूस की बात हो रही है। सच टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट डोंट बी एमिकेबल ऑल द टाइम्स, यानी कि इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है, इस तरह का जो निपटारा होता है वो हमेशा मैत्रीपूर्ण भाव से नहीं होता है। कभी कभी जो टीटी अगर ईमानदार निकल गया तो आपको जेल के अंदर भी डाल सकता है। समझ में आ गया? तो ये इसका जो हिंदी है ये है, शायद नानू काका निपटारे के रूप में रिश्वत का जिक्र कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था हर समय सौहार्दपूर्ण, मतलब कि भाईचारगी से भरा हुआ नहीं होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका। अंडर सेक्रेटरी जो था, यानी जो लेखक है, नानू काका के जो भांजे हैं, वो ऑलवेज ओबे का मतलब क्या होता है, यू ओबे योर पेरेंट्स, मतलब कि तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी हुक्म को बजा लाना चाहिए, यानी उसकी हुक्म को मानना चाहिए। तो ओबे का मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। तो अंडर सेक्रेटरी जो लेखक थे वो ऑलवेज, हमेशा ओबे का मतलब क्या होता है, पालन कर, आज्ञा का पालन करना। तो नाना काका जो भी आज्ञा देते थे, जो भी हुक्म चलाते थे, उसका पालन करते थे। ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, लेकिन ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, वो ऐसा करने के लिए कभी चाहता नहीं था। मतलब कि नानू काका ने कहा कि ठीक है तुम जो पगड़ी बांध लो, तुम ड्राइवर बन जाओ, शॉफर ड्राइवर बन जाओ, तो वो उसने किया, लेखक ने किया, लेकिन लेखक के दिल में ऐसा नहीं था, यानी वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। जो नानू काका कर रहे थे वो कर रहा था,
वाई, ऐसा क्यों कर रहा था, यानी कि अवर सचिव ने हमेशा नानू काका के आज्ञा का पालन किया, हालांकि वो ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं थे। क्यों ऐसा हुआ, तो इसका जो आंसर है ये है, देखिए, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वॉज नेवर विलिंग टू डू, यानी अंडर सेक्रेटरी ने हमेशा नानू काका को ओबे किया, मतलब उसकी आज्ञा का पालन किया, ऑल्दो हालांकि ही वॉज नेवर विलिंग टू डू सो, वो ऐसा नहीं करना चाहता था, बिकॉज नानू काका वॉज एल्डर टू अंडर सेक्रेटरी, लेकिन उसने उनकी आज्ञा का पालन क्यों किया, क्योंकि नानू काका जो थे वो एल्डर थे, मतलब कि बड़े थे, टू द अंडर सेक्रेटरी, यानी अंडर सेक्रेटरी से बड़े थे। तो हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर ये बताया जाता है कि जो बड़े लोग हैं उसकी जो आज्ञा जो भी दे उसका पालन करना चाहिए। इसीलिए जो है लेखक क्या कर रहे थे, नानू काका की आज्ञा का पालन, उसकी बातों की आज्ञा का पालन कर रहे थे। समझ में आ गया। अवर सचिव ने हमेशा नानू काका के आज्ञा का पालन किया, हालांकि वो ऐसा करने के लिए कभी तैयार नहीं थे, क्योंकि नानू काका अवर सचिव से बड़े थे, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डे। ये जो लाइन है आपकी किताब का है, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस नॉट गुड दीज डेज, मतलब कि ये जो टाई और जो कॉलर पहन के जो सूट बूट जो होता है, टाई एंड कॉलर का मतलब समझ लीजिए सूट बूट और उसके ऊपर जो टाई लगा लेते हैं, तो ये जो बिजनेस है यानी इस तरह का जो पहनावा है, नॉट गुड दीज डे, इन दिनों जो है इसकी कोई महत्व नहीं है, मतलब लोग भाव नहीं देते हैं। व्हाट डिड नानू काका मीन टू से, इससे नानू काका के कहने का मतलब क्या था, मतलब इन्होंने जो कहा कि ये जो टाई कॉलर यानी सूट बूट की जो बिजनेस है, मतलब सूट बूट का जो धंधा है आजकल ठीक नहीं है, इससे नानू काका के कहने का मतलब क्या था। तो इसका जो आंसर है, देखिए, नानू काका मीन टू से दैट पीपल इन फॉर्मल ड्रेस डोंट इम्प्रेस अदर दिस डे, मतलब कि नानू काका ने कहने का मतलब ये था कि सूट बूट वाले जो लोग होते हैं, मतलब टाई शर्ट पैंट और जो बूट लगाकर चलते हैं, वो लोग इन दिनों लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लोग सूट बूट कि लोगों को देखकर प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है। और नानू काका कहने का मतलब ये था कि सूट बूट से लोग जो प्रभावित नहीं होते हैं, अगर पगड़ी और राजशाही जो अगर कपड़ा पहन के जाएं तो लोग और भी प्रभावित होते हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू अकम्पनी नानू काका। नानू काका के साथ जाने के लिए अवर सचिव जो थे वो कैसे अपना रूप बदला, मतलब अपीयरेंस, चेंज हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, रूप। तो अंडर सेक्रेटरी ने अपना रूप कैसे बदला, देखिए, पहले अंडर सेक्रेटरी थे तो वो टाई शर्ट पैंट और जो है जूता पहन के जाते थे, लेकिन नानू काका के आने के बाद क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी थे उनको क्या पहना दिया गया, उसको पगड़ी पहना दिया गया ऑरेंज कलर का, और जो है जो शेरवानी था वो पहना दिया गया। तो देखिए इसके अंदर आंसर में क्या लिखा हुआ है, द अंडर सेक्रेटरी लीव द फॉर्मल ड्रेस, यानी फॉर्मल ड्रेस उसको कहते हैं जो जूता शर्ट पैंट और टाई के साथ जो जूता लगाते हैं तो उसको फॉर्मल ड्रेस, यानी ऑफिशियल जो ड्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल ड्रेस कहते हैं। तो जो अंडर सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या किया, लीव कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, उसको उतार दिया, जो फॉर्मल ड्रेस था ऑफिस वाला ड्रेस उसको उतार दिया, एंड चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट, जोधपुरी जो कोट होता है, मतलब जो शेरवानी होता है जोधपुर का, उस कोट को चेंज किया, मतलब उसको पहन लिया। एंड नानू काका टाइड अ हग ऑरेंज टर्बान अराउंड हिज हेड, और नानू काका ने क्या किया, टाइड का मतलब होता है बांधना, हग ह्यूज, तो नानू काका ने ह्यूज टर्बान यानी कि बहुत बड़ा जो टर्बान होता है, मतलब पगड़ी जो होता है उसको बांध दिया अराउंड हिज हेड, उसके सर पे जो है क्या किया, नानू काका ने एक ऑरेंज कलर का जो पगड़ी था उसको बांध दिया, यानी कि अवर सचिव ने सूट बूट छोड़ दिया और जोधपुर वाला कोट बदला, और नानू काका ने नारंगी रंग का बड़ा सा पगड़ी उसके सर पे बांध दिया। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब कि सूट बूट से सीधा वो जो है पगड़ी और शेरवानी पे चले गए। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ जमींदार, डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, यानी कि हु इज जमींदार, जमींदार कौन होते हैं, डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी, क्या आप कोई जमींदार को अपनी लोकेलिटी के अंदर यानी अपने जो है आस पड़ोस में, एरिया, लोकेलिटी का मतलब हो गया कि आस पड़ोस, तो क्या कोई जमींदार को आप जानते हैं जो आपके आस पड़ोस में रहता हो। व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम, व्हाट डू द पीपल, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं जो आपके लोकेलिटी के अंदर, आपके जो क्षेत्र के अंदर, आपके जो आस पड़ोस के अंदर जो लोग हैं वो जमींदार के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि जमींदार कौन है, क्या आप अपने इलाके में किसी जमींदार को जानते हैं, आपके इलाके के लोग उसके बारे में यानी कि जमींदार के बारे में क्या सोचते हैं, यानी क्या ख्याल रखते हैं। तो इसका जो आंसर है ये देखिए, द जमींदार इज़
ही हु हैज़ इनफ लैंड, यानी जमींदार वो होता है जिसके पास बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक जो है क्या होता है, ज़मीन होता है, लैंड ज़मीन होता है। नाउ अ डे जमींदार्स आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन माई लोकेलिटी, और हमारी जो एरिया है स्पेशली जो बिहार के अंदर, वहाँ पे जो है जमींदार का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और जो ज़मीन था जिसके पास 100 बीघा ज़मीन था, अब जो है सो 10 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठे पे आ गया है। तो अब जो वो ज़मींदार का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि एक आदमी के पास 100 बीघा ज़मीन हो, वो अब जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि अस्तित्व में नहीं है उसका, जो है अब यहाँ पे कोई मतलब हमारे इलाके के अंदर उस तरह के ज़मींदार नहीं है। द परसेप्शन ऑफ द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी अबाउट ज़मींदार इज़ निगेटिव। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन का मतलब होता है सोच, अवधारणा, उसको कहते हैं। द परसेप्शन ऑफ द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं उसकी अवधारणा अबाउट ज़मींदार को लेकर इज़ निगेटिव, उनकी जो अवधारणा है वो निगेटिव है। दे रिगार्ड देम एज अ क्रूअल पर्सन, उससे जो है यानी कि ज़मींदार लोगों को हम लोग के गांव में, इलाके में जो क्या समझते हैं, एक बहुत ही जो है घटिया टाइप का जो इंसान समझते हैं, क्योंकि हमारी फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि जिस लोगों के पास 100 बीघा ज़मीन होती है वो गरीबों पे जो अत्याचार करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है क्या आ गई है, एक निगेटिव भावना आ गई है, किसको लेकर? ज़मींदार को लेकर। ठीक है, तो ज़मींदार वो है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन हो। अब हमारे इलाके में ज़मींदार नहीं रह गए। ज़मींदार के बारे में हमारे समाज में लोगों की जो अवधारणा है वो नकारात्मक है, वो उसे एक क्रूर व्यक्ति के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हमने जो है 7 क्वेश्चन का आंसर किया। बाकी जो 8 क्वेश्चन आंसर है दूसरे वीडियो में कल हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप हमारी किताब को परचेज कर सकते हैं, रेनबो स्नैपशॉट, जस्ट फॉर 400 में 528 पेज की किताब होती है, जिसके अंदर पूरा रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर की पूरी ऑब्जेक्टिव किताब उसके अंदर आपको मिल जाती है। घर पर बैठ के आप जो है अधिक संख्या में जो मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप अगर PDF फाइल चाहते हैं अपनी कोचिंग में पढ़ाने के लिए, तो आप जो है हमारे इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।